बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है आर्मी में जाना और फिर कैप्टन के जो है डेजिग्नेशन पे सर्व करना। तो मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट बेसिकली होती है जब मैंने पीएमएमए ट्रेनिंग ली। वो बहुत टफ टाइम था। 6 महीने की ट्रेनिंग, इट वाज अ रिगरस ट्रेनिंग। जो मेल्स फीमेल्स आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या एक रोड मैप है जो आपने तय किया और जो आप समझती हैं कि प्रॉपर एक रोड मैप तरीकाकार क्या है? एंड आई ऑल्सो डोंट रिकमेंड कि आप अकेडमी ज्वाइन करें, ठीक है, लेकिन जस्ट इन केस यू वांट टू डू दैट, यू कैन डू दैट। आईएसएसबी के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी, तो उनके लिए मैंने वहाँ पे फ्री कोर्सेज डिज़ाइन करके रख दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करें, जिनकी बातों से, जिनकी दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ सीखने को मिले। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स कैप्टन ज़ाहिरा ताहिर साहिबा, इन्होंने 7 साल आर्मी में सर्व किया। आज हम इनसे सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आर्मी को इन्होंने क्यों ज्वाइन किया, इनका क्या ख्वाब था, फिर वो एक्सपीरियंसेस इनके कैसे रहे आर्मी में, और उसके बाद ये अपने बिज़नेस की तरफ कब, क्यों और कैसे आईं। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिरा ताहिर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है आर्मी में जाना और फिर कैप्टन के जो है डेजिग्नेशन पे सर्व करना, और बीइंग अ वुमेन तो ये कह लें कि और इसमें थोड़ी सी इन्हांसमेंट हो जाती है जब आपकी वो एक जज्बे में आप करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए। तो मुझे ये बताएं कि आपने आर्मी को ज्वाइन क्यों किया? बहुत शुक्रिया ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला के मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो सकूं आउट ऑफ मैनी कैंडिडेट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। और अगर मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँ कि मैंने क्यों ज्वाइन किया या उसकी इंस्पिरेशन क्या थी, तो बहुत सिंपल और सादा सा आंसर है। वो ये कि मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू सी अ स्माइल ऑन देयर फेस। मेरे को बहुत बड़े बड़े टारगेट्स नहीं थे आर्मी को लेके। और आपको मैं एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ कि जब मैंने पहली दफ़ा यूनिफॉर्म पहना अपनी पासिंग आउट परेड के बाद, तो मेरे फादर पासिंग आउट परेड दिखने आए हुए थे। और फिर मैंने उनको जब पहली दफ़ा सल्यूट किया तो उनकी आंखों में एक आंसू मैंने देखा पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में। यू नो, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोमेंट इन माई लाइफ। तो वो चीज़ मैं एक अचीव करना चाहती थी कि मेरे ऊपर उनको इतना फ़ख्र हो कि उनके अंदर से खुशी मुझे नज़र आए। सो दैट्स द रीज़न। मैम, कैसा लगा जब आपने आर्मी ज्वाइन की? मतलब एक इतना प्रेस्टिजियस इदारा जब आपने इसको ज्वाइन किया, तो स्टार्टिंग के डेज़ में आपके क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे? स्टार्टिंग में वहाँ से आपको बताऊँगी जब मैं पीएमए में अंडर ट्रेनिंग थी, क्योंकि उससे पहले जो आईएसएसबी मैंने अटेम्प्ट किया तो वो उसमें जो था मेरी अपना जो भी नेचुरल था, जेन्युइन पर्सनालिटी थी, वो सारी उसकी असेसमेंट हुई जो साइकोमेट्रिक उनकी होती है, ठीक है। उसमें जो था मुझे कोई इतना उम्मीद नहीं थी कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने कोई अकेडमी वगैरह भी ज्वाइन नहीं की थी और मैं बिल्कुल नॉर्मल जैसे मैं नेचुरल होती थी उसी तरह ही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जब मैंने क्लियर किया तो इट वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी ऑल्सो कि मेरे अंदर वाकई में कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। तो मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट बेसिकली होती है जब मैंने पीएमएमए ट्रेनिंग ली। वो बहुत टफ टाइम था। 6 महीने की ट्रेनिंग, इट वाज अ रिगरस ट्रेनिंग, बहुत टफ ट्रेनिंग थी। उसमें तो मेरा एक दफ़ा दिल करता था कि मैं भाग के घर वापस चले जाऊँ। लेकिन वही बेसिकली एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में सीखी कि जैसे सोना पक पक के कुंदन बनता है ना, तो जब तक हार्ड ट्रेनिंग नहीं होगी लाइफ में, हार्डशिप से आप नहीं गुजरेंगे, आप एक रिफाइंड पर्सनालिटी नहीं बन सकते। मैम, उस ट्रेनिंग का कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा इंसिडेंट जो अभी आपके जहन में हो, जो आपको लगता हो कि उस दिन जो है ना आपको बहुत चीज़ें मुश्किल लगी थी? जैसे अभी आपने बताया कि आपका दिल कर रहा था कि भाग जाऊं, तो कोई ऐसा वाकया आप शेयर करना चाहें? जी, मैं एक वाकया भी आपको बताती हूँ और फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं फिर वापस मतलब वहाँ पे मुझे रहने का हिम्मत कैसे आई। तो वाकया ये है कि हम लोग 41 जो थी ख़वातीन थी, लेडी कैडेट्स थी अपने खालिद ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ एक फ़ोन होता था और वो फ़ोन जो है हमें 2 महीने के बाद अलाउड हुआ था घर पे बात करना, ठीक है। पहले 2 महीने वी वर कट ऑफ फ्रॉम द होल वर्ल्ड, ठीक है, फ्रेंड्स, फैमिली, नो वन। तो अब उसमें ये हुआ था कि एक फ़ोन था और सब ने बात करनी थी और हर कोई भाग भाग के जो है ना फ़ोन रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था कि मैं बात कर लूँ। उसमें ना मुझे बारी नहीं मिली थी और मैं इतनी फेडअप हो गई थी कि फिर मैंने कहा भाई इसके लिए भी मुझे फ़ाइट करना पड़ेगा, अपने घर वालों से बात करने के लिए भी।
तो मुझे याद है कि एंड पे जो थी ना, मुझे बारी मिली, लेकिन उस वक्त मैंने बात नहीं की क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इतनी शदीद हार्डशिप के अंदर मुझे जिस चीज़ ने सपोर्ट किया ना, वो चीज़ थी जर्नल। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब मैं पीएमएम में गई तो वहाँ पे हमारे जो प्लटून कमांडर्स थे, उन्होंने हमें एक जर्नल दिया, यानी एक डायरी दी, और उन्होंने कहा कि आपने ये लिखनी है रोज़ाना। मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि क्या फ़ायदा इसका, वो हमारी चेक होती थी, हमें प्रॉपर आदत डाली जाती थी कुछ लिखने की। तो जब मैं इतनी परेशान हो गई तो मैंने अपने जो मेरे इमोशंस थे वो कहाँ एक्सप्रेस किए, उस डायरी में। सही। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, उसके बाद से वो जो मेरा एंकर बना वहाँ पे हार्डशिप्स के लिए, वो डायरी बनी। फिर मैं हर चीज़ उसमें एक्सप्रेस कर दिया करती थी, फिर मैं घर में कहीं पे मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि खाली वही लाइफ का जो पार्ट था वो डिफ़िकल्ट नहीं था। बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर इन लॉ, और आपको पता है हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो जहाँ जहाँ भी मुझे तकलीफ़ आई, आई स्टिल हैव अ जर्नल। अच्छा। इनफैक्ट अभी तक मैंने बहुत सारे जर्नल्स लिख दिए हुए हैं, भर दिए हुए हैं, बट दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जहाँ पे जाके मैं खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करती हूँ। तो मैम अगर वो पब्लिश हो जाएं तो क्या होगा? लेट्स सी। सही। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मेल्स फीमेल्स आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एक रोड मैप है जो आपने तय किया और जो आप समझती हैं कि प्रॉपर एक रोड मैप तरीक़ाकार क्या है? ओके, उसके लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी, बिकॉज जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, एंड आई ऑल्सो डोंट रिकमेंड कि आप एकेडमी ज्वाइन करें, ठीक है, लेकिन जस्ट इन केस यू वांट टू डू दैट, यू कैन डू दैट। बहरहाल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप क्यों आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये जो वाई है ना, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने अपना वाई बताया कि आई वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्मी फॉर माई पेरेंट्स, आई वॉन्टेड टू मेक दैम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। सो यू नो, बिकॉज आने वाली हार्डशिप्स के लिए अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं होती ना, बैक एंड पे आपको पता नहीं होता ना जब तक कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है, तो आप वो वाली हार्डशिप्स ईजिली नहीं कर पाते, राइट? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बुक्स पढ़नी है आपने लाजमी, नॉन फिक्शन बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू करें। मैं सब बच्चों को, यूथ को एडवाइस करूंगी, जो लोग भी आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये वो चीज़ें मैं बता रही हूँ जिन्होंने मुझे इतने बड़े 5000 कैंडिडेट्स में से स्टैंड आउट करवाया, ठीक है? तो बुक्स आप पढ़ें। तीसरे नंबर पे ये है कि आपने खुद को पहचानना है, सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की, यानी जितना ज़्यादा आपको खुद का पता होगा, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जर्नलिंग करें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने आर्मी के बाद ही जर्नलिंग स्टार्ट की, मेरे पास हमेशा से एक डायरी होती थी जिसमें मैं अपने टेस्ट लिखती थी, अपना पसंदीदा चीज़ें लिखती थी, और मुझे मेरे बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। तो ये होता है कि जब आपके इंटरव्यूज़ होते हैं आईएसएसबी में, डिफरेंट जगहों पे आपको खुद को एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो आपके पास रेडीली आंसर्स होते हैं कि आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने वो लिख के एक्सप्लोर कर ली होती हैं। यस, दैट्स ट्रू। ठीक है। अच्छा मैम, जब आप पीएमए में थी तब आपको क्या सैलरी कोई मिलती थी या नहीं मिलती थी? जी, ये क्वेश्चन जो है ना मेरे से बहुत पूछा जाता है। पीएमए में सैलरी जो इसी तरह से है जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो आपको कोई स्टाइपेंड दिया जाता है, और वो स्टाइपेंड जो होता है ना, बेसिकली आपके अपने यूनिफॉर्म्स खरीदने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, यू नो, इस तरह जो थोड़ा बहुत खाने पीने का। तो आई हैड अ सैलरी एंड आई वुड से दैट इज़ अराउंड 22,000 रुपीज़, समटाइम्स इट 21,000, समटाइम्स 22,000, तो ये इस तरह से चलता था। सही। अच्छा मैम, ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग को मिला के, उसके अलावा ज़ाहिर है कि जो आपका एक 7 साल का सफ़र था, वो सफ़र कैसा रहा? और अगर मैं आपसे पूछूं कि उस सफ़र की क्या क्या यादें आपके पास हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? वेल, ये सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत रिच रहा। इसमें जो यादें हैं वो बहुत सारी हैं लेकिन जो मेरे पास एसेट्स हैं कुछ, वो मेरी अपनी ज़ात है। सही। वो ये है कि मैंने ये देखा कि ख़ुद को मैंने दिन ब दिन एक नया शख्स पाया। सही। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया, वैल्यूएबल बनाया। तो इसको कहते हैं ना पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और यही चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आगे बांट सकूँ। और इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ। आई एम अ वाइफ, आई एम अ डॉटर, यू नो,
आई हैव मैनी अदर रिलेशनशिप्स टू लुक आफ्टर, आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस, फिर मैं अपना कुछ लिखने पढ़ने वाला काम करती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, जो यूट्यूबिंग करती हूँ, जो भी मेरे पैशंस हैं वो मैं पूरे इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक तो वैल्यूएबल बनी और दूसरा ये कि सेल्फ केयर, ये 2 चीज़ें जो है ना ये मेरे एसेट्स हैं जो मैंने इस जर्नी से सीखे। मैम 7 साल बाद जब आपने सोचा कि अब मैं अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जाऊँ, उसकी क्या रीज़न थी और उस वक़्त क्या ये डिसीजन लेना मुश्किल था या आसान था? बहुत मुश्किल डिसीजन था, लेकिन बहुत ज़रूरी भी था। आई वुड से ज़रूरी इसलिए था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इनर के साथ ना बहुत कनेक्टेड हूँ, जो मेरी इंटरनल ड्राइव है उसके साथ बहुत कनेक्टेड हूँ। मैंने जिन लोगों से भी मशवरा लिया, आप यकीन करें मैं कहाँ कहाँ मशवरा लेने नहीं गई, एवरीवन वाज लाइक नो यू शुड नॉट क्विट आर्मी बिकॉज ये तो एक ड्रीम जॉब है, मतलब हर किसी के लिए ना। लेकिन मैं कुछ मेरे अंदर एक ड्राइव आ चुकी थी कि नहीं मुझे अब कुछ और करना है और मुझे कोई वैल्यू एडिशन करनी है। ठीक है, वहाँ तक उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उसको छोड़ने की ये रीज़न नहीं थी कि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ये रीज़न भी नहीं थी कि मुझे कोई चीज़ें वहाँ पे पसंद नहीं थी, या रीज़न ये थी कि मेरी इंटरनल ड्राइव ये कह रही थी कि मुझे कहीं और वैल्यू एडिशन करनी है। सो वो मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ, यानी कि अब समझ ले 5 साल हो गए मुझे आर्मी छोड़े बाद, तो मुझे अब अच्छे तरीके से नज़र आता है कि वाकई ज़ायरा दैट वाज इम्पॉर्टेंट डिसीजन। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप यूट्यूब पे भी काम कर रही हैं, तो अभी आप कौन कौन से फ्री कोर्सेज करवा रही हैं और इससे रिलेटेड आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? ओके, सो फॉर ऑल दोज हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम अ कॉर्पोरेट इमेज कंसल्टेंट एंड एटिकेट कोच and I talk about personal development and self improvement. So personal development और ख़ुद को बेहतर बनाने से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसके ऊपर मैं मतलब सीरीज़ डिज़ाइन कर रही हूँ, वो बना के डाल रही हूँ। प्लस ये कि अगर कुछ बच्चे ISSB के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी, तो उनके लिए मैंने वहाँ पे फ्री कोर्सेज डिज़ाइन करके रख दिए हैं जो कि एवरग्रीन कोर्सेज हैं, क्योंकि ये जो करिकुलम है ये चीज़ें चेंज नहीं होती। ठीक है, ये सिस्टम बहुत कंसोलिडेटेड सिस्टम है, वो आए दिन चेंज नहीं होता। तो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे और प्लस जो इर्द गिर्द मेरे पास फीडबैक आती है उसके हवाले से मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन सारे टेस्ट्स के ऊपर मैंने सीरीज़ डिज़ाइन की हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ जाके ज़रूर देख सकते हैं। मैम ISSB के टेस्ट और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो कोई एक चीज़ या कोई एक फैक्टर या कोई एक मिस्टेक जो आपको लगती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनका टेस्ट या इंटरव्यू बेहतर नहीं हो पाता, तो वो मैं चाहूँगा कि आप आज हमारे प्लेटफॉर्म से शेयर करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ये क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पिवट पॉइंट है जो मुझे लगा वहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो है सच बोलना। अच्छा, अगर आप सच बोलते हैं, अपने बारे में सच इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि देखिए आर्मी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस सिस्टम, यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम देम। स्पेशली अगर वो 4 दिन आपको वहाँ रख के टेस्ट ले रहे हैं ना, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। अगर आप झूठ बोलेंगे ना, दैट वुड यू नो हैड अ वर्स्ट इम्पैक्ट्स। यस, तो ये है कि आपने सच बताना है अपने बारे में, जेन्युइन रहें, ऑथेंटिक रहें और ये बिलीव रखें अल्लाह ताला पे कि अगर आपकी ज़रूरत उस ऑर्गेनाइजेशन को है तो उसके दरमियान कोई नहीं आ सकता। ये आप बिलीव अल्लाह ताला के ऊपर रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा ना, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे देगा, हौसला दे देगा। सही। अच्छा मैम, यूथ को आप क्या एडवाइस देंगी कि वो अपने करियर के हवाले से, प्रोफेशनल होने के बारे में किस तरह से वो सीरियस हो, किस तरह से सोचें और किस तरह अपने आप को डेवलप कर सकते हैं? यूथ के लिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि देखिए डिग्री या स्किल्स ये सब चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पे, जो कि आप समझ लें कि फाइनेंशियल गेन्स के लिए सीख रहे होते हैं नॉर्मली, लेकिन एक चीज़ जो हम यहाँ मिस आउट कर देते हैं ना, हम अपना फोकस सिर्फ फाइनेंसिस के ऊपर रख लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पे वही मैसेज दूंगी कि आप अपनी वैल्यू अगर इंक्रीज़ कर लेंगे ना तो यू विल स्टैंड आउट। देखें, सेम डिग्री के अगर 2 लोग हैं और एक बंदे में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, यानी उसने खुद पे मेहनत की हुई है, ठीक है, और दूसरे बंदे ने उस पर नहीं मेहनत की हुई है और उसने जो है ना सिर्फ डिग्री पे फोकस किया हुआ है, तो आप मुझे खुद बताएं कि सिलेक्शन किसकी होगी? उसी बंदे की होगी ना जिसकी पर्सनैलिटी बेहतर है। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, बिकॉज आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, तो इमेज के बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि चारों के चारों आपकी पर्सनैलिटी में होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट वार्डरोब, राइट? वार्डरोब इज जस्ट वन थिंग। सो इसमें होता है नंबर 1 अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वेल बीइंग।
सही। कि आपकी सोल लेवल की भी पर्सनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आप अंदर से खुश नहीं है, ऊपर से आप अच्छे सूट बूट पहन के आ गए हैं, तो आपकी एनर्जी अगला बंदा सेंस कर लेगा। सही, सही। और एक सिस्टम होता है लिम्बिक मिरर सिस्टम, जैसे मैं इस वक्त आपकी आंख में देख के बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चल रहा है कि आप अंदर से परेशान हो, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने मेरे अंदर सलाहियत डाली है। तो ये रिसर्च बेस्ड है, तो यहाँ पे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इनसाइड आउट खुद को इम्प्रूव करना है आपने। ओके। अच्छा मैम, आपकी इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो आपकी लाइफ में थ्रू आउट आपकी इंस्पिरेशन कौन लोग रही और फैमिली ने कितना सपोर्ट किया, उनका क्या रोल रहा इस सारे जर्नी में? ऑलराइट, इंस्पिरेशन की जहाँ तक बात की जाए तो आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड, डे नाइट, हर वक्त मैं इंस्पायर्ड रहती हूँ। और उसकी रीज़न मेरी अपनी फैमिली है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी, शी हैज़ सर्व्ड इन पाकिस्तान गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और मेरे फादर, इसके बाद मेरे हस्बैंड, ही वॉज माई टीचर ऑल्सो, उन्होंने मुझे गाइडेंस दी हमेशा से। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। तो ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। सही। मैम, कॉर्पोरेट इमेज कंसल्टेंट हैं आप, तो अभी आप करंटली क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं और इस हवाले से फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके? जी, कॉर्पोरेट इमेज कंसल्टेंट के हवाले से एग्जेक्टिव कोचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, डिफरेंट कॉर्पोरेट सेटअप्स के अंदर जाके ट्रेनिंग्स दे रही हूँ। यही टॉपिक्स हैं मेरे अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स और वेल बीइंग। और बेसिकली जो चीज़ मुझे थोड़ा सा मुनफरिद बनाती है वो ये है कि एक तो मेरा अपना जर्नी, और मैंने एक्सोरा के नाम से जो अपनी कंपनी स्टार्ट की है। एक्सोरा मीन्स एग्जेक्टिव ऑरा, ठीक है। अब ऑरा क्या होता है? ऑरा एक आपके इर्द गिर्द आप समझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अगर आप ये चारों चीज़ें अपनी बेहतर करते हैं ना, वो फील्ड बड़ा भी होता जाता है और इम्पैक्टफुल भी होता जाता है। सही। तो मुझे ये चीज़ कॉर्पोरेट में देनी है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट 9 to 5 people, they are gloomy, they are sad, they are drained at the end of the day। नहीं, थकना नहीं है, खुशी से काम करना है, लेकिन उसके लिए आपने किस तरीके से अपनी अपीयरेंस को यूज़ करना है, अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है आपकी, वर्बल बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, फिर आपकी अपना जो मैंने बताया माइंड सेट, उसमें वेरियस मॉडलिटीज़ होती हैं। अच्छा मैम, आपकी फैमिली की अगर हम बात करें तो बीइंग अ वुमेन कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है फैमिली लाइफ को साथ लेके चलना, ख़ास तौर पे जब आप आर्मी जैसे प्रोफेशन में जाएं, तो ये आपके लिए कितना आसान था, कितना मुश्किल था? देखिए, ग्रोथ जो है या पर्सनल डेवलपमेंट, इट्स नॉट एन ईजी जर्नी। आपको हर वक्त एक तवाज़ुन बरकरार रखना है, ठीक है। ये एक चैलेंज है लाइफ का, आई वुड से। अगर आप काम नहीं भी करते, अगर आप जॉब नहीं भी करते, अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, या अगर आप किसी और जॉब में भी हैं, तो ये जो तवाज़ुन बरकरार रखना है ना, जिसको वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, दिस इज़ सो क्रूशियल। एंड मुझे लगता है ये आर्मी में तो चले टफ था ही था, लेकिन हर बंदे को इस चीज़ का एक चैलेंज है, ठीक है। तो अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस को सीख लेते हैं ना करना, तो आप चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं। आपको पता होता है आपने बच्चों को कितनी एनर्जी देनी है, आपने हस्बैंड को कितनी देनी है, आपने पेरेंट्स को कितनी देनी है, आपने इन लॉज को कितनी एनर्जी देनी है, फ्रेंड सर्कल को कैसे मेंटेन रखना है, उसके बाद आपने खुद को कितनी एनर्जी देनी है, और ख़ुद में ऐसी कैसे एनर्जी डालनी है ताकि आप सबको दे सको। सही। मैम, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? दैट्स वंडरफुल। आई वुड से कि मैं ये समझती हूँ कि हम सब का एक कॉमन पर्पस तो है ही है, वो ये है कि हम इस दुनिया को कोई बेहतर जगह बना सकें, हम इस दुनिया में कोई अपने हिस्से की वैल्यू एडिशन कर सकें। और मैं ये समझती हूँ अगर अल्लाह ताला ने मुझे कोई स्किल दिया है या मुझे कोई आर्ट दिया है, उसके थ्रू अगर मैं किसी के काम ना आ सकूँ या किसी का भला ना कर सकूँ, तो वो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो सो हिज स्टोरी इज़ एन इंस्पायरिंग स्टोरी, राइट, कि उन्होंने किस तरीके से इस फाउंडेशन को बनाया, एंड एज अ फ्री रिसोर्स ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में एक वैल्यू एडिशन कर रहा है अपने डोमेन में। बिल्कुल ऐसे। सो आई एडमायर दिस, एब्सोल्युटली एडमायर दिस। थैंक यू सो मच ज़ाहिरा ताहिर साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से, इनकी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कुछ इन्होंने वो बातें भी की जो आपके दिल को लगी होंगी, जैसे इन्होंने टेस्ट के बारे में बताया, फिर अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया जो इन्होंने 7 साल आर्मी में गुजारे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।